ये करिए सर, करिए। धन्यवाद कुलदीप जी। अ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुरेश है, मैं शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा है, आज का दिन शराबी हूँ। आभार। सबसे पहले तो धन्यवाद देवी जीवन ऑनलाइन मीटिंग का, कि मुझे आज मेरे प्रॉपर डे के दिन बोलने का मौका दिया। मैं कोई ऐसा स्पीकर या वक्ता नहीं हूँ, पर 3 टप्पों में मेरी जिंदगी है। वो 3 टप्पे मैं बताने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि मैं क्या था। ए में आने के बाद क्या हुआ मेरे साथ और आज मेरी परिस्थिति कैसी है। और आभार, कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज, कुछ व्यक्ति जिनका कि आप, जिनके लिए थैंक यू शब्द भी बहुत कम पड़ता है। थैंक यू बोला ही नहीं जा सकता उनके उनके लिए। थैंक यू नाम की वस्तु है ही नहीं बोलने के लिए। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, पिताजी मिलिट्री से रिटायर, और दिल्ली में रहना, पूरी शिक्षा, और एकदम लूज करेक्टर जिसको बोल सकते हैं आप, बदमिजाज व्यक्तित्व मेरा, झूठ बोलना या पैसे चोरी करना, ये सब आदतों में पड़ा हुआ। मार पड़ती थी, सब होता था, लेकिन जिंदगी चल रही थी। लेकिन लोगों से उधार मांगने के पैसे की आदत थी मेरे पास में बचपन में भी थी। और ऐसे ही गर्मी की छुट्टियों में बहुत से लोगों के पैसे ले लिए, दिए नहीं गए। स्कूल में पेपर के टाइम पर पकड़ लिया, पेपर नहीं दिया गया, और वहां से वो मार कुटाइयां सब चालू हुई। ऐसी व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी वाला मैं इंसान धीरे धीरे बढ़ता गया। और एक दिन मेरे पिताजी मेरे को 2, 4, 5 साल के बाद में बड़ा समझा के बोले थे कि देखो बेटा, आगे का जमाना जो है वो शिक्षा का आने वाला है। थोड़ा सा मेरा व्यवहार मैंने बदली किया था, जरा लाइन पे आया था। 2, 3 साल बड़ा अच्छे चल रहे थे स्कूल में, 9वीं 10वीं में अच्छे नंबर आए थे मेरे। तो तब उन्होंने बोला था कि भाई देखो, तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अभी अच्छा चल रहा है, सब पुरानी आदतें बंद करी है तुमने, तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम आगे शिक्षा करो। अगला जमाना शिक्षा का आने वाला है, और तुम्हारी पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसा है, और नहीं भी होगा तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं पैसे का बंदोबस्त कर सकता हूँ। वो बातें मेरी कुछ दिमाग में बैठी नहीं। हमने 11वीं 12वीं करी और नौकरी के चक्कर में पड़ गए, शादी हो गई, और शादी के बाद से वो जिंदगी का एक अलग फेज शुरू हो गया, अवतार शुरू हो गया। व्यवस्थित मैचिंग नहीं थी, और मेरी पत्नी को अपने परिवार की ज्यादा हमदर्दी थी, और 82 में शादी हुई, 87 में हम अलग हो गए, और 87 में मैंने घर छोड़, ऐसा विरासत हो गया। और मैं एक खाना बदोश लाइफ में चल पड़ा। मैं होटलों में, भोपाल में था मैं, और होटल में बर्तन धोने से मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत की। यहाँ से मेरा जो स्ट्रगल है वो चालू था। और अगले 5 साल 92 तक मैं होटलों में ही काम करता था। मेरी केवल जमा पूंजी होती थी एक बैग, उसमें 2 ब्लैक पैंट, 2 व्हाइट शर्ट, 2 शर्ट, एक जूते, एक चद्दर, कंबल, ऐसा सब सामान वो बैग में होता था। और जहां भी काम किसी भी होटल में गए, और होटल लाइन एक ऐसी जगह है जहां पे आपको काम मिल जाता है, जात धर्म, आपका शिक्षण, कुछ नहीं पूछा जाता है, कहाँ के हो, कहाँ नहीं हो। और मेरे लिए उस टाइम पे सबसे बड़ा कंफर्ट जोन था, रहने को छत होती थी, 2 टाइम खाना मिलता था, और पैसे मिलते थे। और ऐसी जिंदगी में जीने लग पड़ा। इस बीच अलग अलग तरीके के बुरी आदतें मेरे जीवन में आने लगी। सिगरेट का सेवन,
बहुत ज्यादा होने लगा। बीड़ी पीता था मैं उस टाइम। धीरे धीरे बीड़ी से सिगरेट पे आया, लेकिन सेवन ज्यादा होने लगा, क्वांटिटी बढ़ने लगी। शराब पीने की आदत लग गई, रोज रात को शराब पीने। ये एक मेरा चल गया था, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत में कमी नहीं करता था। और ऐसे ही मैं 89-90 के आसपास मालेगांव में एक होटल में आया, और मैंने 2 साल बड़ी अच्छी मेहनत करी। यहाँ तक मैं ठीक था, गालियां देने की बहुत गंदी आदत थी मेरे को, बहुत सी बुराइयों से भरा हुआ। इसको बोल सकते हैं कि जितनी भी दुनिया की गंदी आदतें थी सब मेरे अंदर थी। ऐसी एक भी आदत नहीं थी जो अच्छी हो मेरे अंदर। लेकिन एक ही आदत अच्छी थी, मैं मेहनत बहुत करता था, काम बहुत करता था। मेरे दिमाग में ये बात बैठी थी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कहाँ से। इसलिए मैं मेरे काम के प्रति ऑनेस्ट था। वो 91 के करीब, 91 से 90 की शुरुआत हुआ था। मैं जिस जगह में मालेगांव में काम करता था, उनकी एक दुकान थी। उन्होंने वो दुकान मेरे को दे दी कि तुम चलाओ इसको। ये मेरा बिजनेस चला। और मैंने वो खुद सी दुकान थी, एसटीडी थी। उस टाइम तो एसटीडी का जमाना शुरू ही हुआ था। एक लोकल कॉल था, वहां पे एक एसटीडी थी। यहाँ से मुझे लोग अच्छे मिलने शुरू किए। ये जो मेरा टर्निंग है, यहाँ से मेरे को अच्छे लोग अच्छे मिले। पारिवारिक जीवन मेरा टूट गया। मुझे कोई मतलब नहीं उनके साथ, मैं जिंदा हूँ मर गया हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक बात शेयर करूंगा। मेरे माँ बाप मर गए, मुझे मालूम नहीं है। तो उनकी किसी भी अंतिम क्रिया किसी समय भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि मेरा किसी को मालूम ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। तो मुझे कोई खबर ही नहीं होती थी। और वो छोटी सी दुकान को मैंने काम करना शुरू किया। बड़ी स्ट्रगल, बड़ी लाइफ थी। खाना मेरे को, वो सेठ का होटल था, वहां पे मेरे को खाना मिलता था। वो खाना मेरे को 3:30 बजे के बाद मिलेगा, जब स्टाफ खाना खाएगा, और रात को 11, 11:30 के बाद मिलेगा। और मैं उसको एडजस्ट करके चलता था। सुबह नाश्ता जैसे 10-11 बजे मिलता है, ऐसे मेरे को भी मिलता था। रहने के लिए सेठ की लॉजिंग थी, वहां पे कॉमन बेड में मैं रहता था। और यहाँ से धीरे 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 मैंने काम करना शुरू किया। एक दो तीन लोग बड़े अच्छे मिले, उन्होंने मेरे को एक एसटीडी का कनेक्शन और लेके दिया। एक और लिया मैंने, 2 किए, 3 किए, 4 किए, और मेरी जीवन की यात्रा शुरू हो गई। इस एसटीडी में बैठते हुए मेरे अच्छे लोगों के साथ मिलना हुआ, जो सुशिक्षित थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, जिनके मुंह में किसी प्रकार की गाली नहीं थी, जो आप और आपके अलावा बात नहीं करते थे। मैं तू तड़ाक वाला आदमी, मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान आप। तो धीरे धीरे मैंने भी, मेरे को लगा कि मैं ये जो करता हूँ गलत करता हूँ। थोड़ा सा इसमें बदलाव करना शुरू किया, थोड़ी अपनी भाषा पे संयम रखना शुरू किया। और मेरे को लगा कि ये जो गालियां मैं देता हूँ, ये जो मेरा व्यवहार है, ये गलत है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। और मैं उसमें बदल करने लगा। यहाँ से मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चलने लग पड़ा था, बड़ा अच्छा मैं सेटल हो गया था। बड़े अच्छे लोग मेरे को मिले थे। फिर एक मित्र थे, उन्होंने मेरा देना बैंक में अकाउंट खुलाया, उनको समझाया। और मैं वो एक डेली का अपना, एक हफ्ते का जो मेरा गल्ला होता था, मैं बैंक में जाके जमा करने लगा। चेक से मैं ये एसटीडीओ की, ये जो बीएसएनएल वगैरह होते हैं, इनकी पेमेंट चेक से करने लगा। बैंक में एक रिकॉर्ड बनाने लगा मेरा। 2-3 साल मैंने बड़ी मेहनत करी इसके अंदर, और मैं एक एस्टेब्लिश्ड हो गया उस एसटीडी के अंदर। और उसके साथ साथ मैं मालिक का भी काम करता था। मालिक ने मेरे को जिसने जगह दी थी, मेरे को कोई भाड़ा नहीं था उस एसटीडी का, कोई मेरे को वो थैंक यू में मिली हुई चीज थी। उनके 2 काम मेरे को करने पड़ते थे, उनके 4-5 होटल थे, उनके लिए मुझे चिल्लर जमा करनी पड़ती थी। मैं संडे को जाता था अलग अलग मंदिरों में, सुबह चिल्लर जमा करता था, और मेरे को वो व्हीकल है वो भी थैंक यू में मिलते गए। मैं पहले पैदल चलता था, सेठ के बेटे ने लूना ली थी, उस टाइम के ऊपर में थी, मेरे को साइकिल मिली।
उसने एमएटी ली, मेरे को लूना दी, उसने स्प्लेंडर ली, मेरे को एमएटी दे दी। और ये सब मैंने बाद में स्क्रैप में बेच के खाया। लेकिन परमेश्वर की कृपा यादी की जो शुरुआत है वो यहाँ से होनी शुरू हो गई थी। लेकिन इसके साथ साथ मेरा शराब पीना कहीं बंद नहीं हुआ। मैं रात को 11 बजे के बाद शराब पीता ही पीता था, और एक सामान्य एक क्वार्टर लाता था, उतना ही पीता था। मेरे रूम में जाता था, खाना खाता था, सो जाता था। ऐसी मेरी व्यवस्था चल रही थी और सब अच्छा चल रहा था। इसके बीच में एक बार मैंने मेरे बड़े भाई से संपर्क किया, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, और हमारा ये जो मेरे बड़े भाई मेरे पास आए, उन्होंने वहां देखा मेरा सब व्यवहार वगैरह, सब देखा तो अच्छे लगा उनको कि नहीं तुम्हारी जो हो गया है सो हो गया है। बोले यहाँ से आगे हम चलेंगे। और हमारी दिल्ली में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, तो बेचने का विचार बना। बिकी, पैसे को हाथ नहीं लगाया। मेरे को मेरे मालिक ने समझाया था कि तूने अगर पैसा हाथ लगाया तो तू मर जाएगा, तो पैसे तो दूर रखने का। उस तरीके से यहाँ से टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। एसटीडी के धंधे बंद होने शुरू हो गए, कॉइन बॉक्स आ गए, और कॉइन बॉक्स बंद होते ही मोबाइल आ गए, और मेरा जो एसटीडी का काम था वो खत्म होने लगा। कॉइन बॉक्स थे मेरे, वो भी जो ध्यान मैंने लगा रखे थे वहां तक चलते थे। धीरे धीरे कॉइन बॉक्स भी खत्म हो गए। फैक्स का भी काम खत्म हो गया मेरा। उस टाइम पे मैंने एक जेरोक्स मशीन खरीदी थी, दो। चलो मैंने कहा मेरे सामने कोर्ट है, बाजू में कचहरी है, तहसील ऑफिस है, कुछ ना कुछ एसटीडी में थोड़ा बहुत स्टेशनरी का भी काम शुरू किया। लेकिन एक मन में बात बैठ गई, तो कमाना किसके लिए है यार, ये देखिए अकेली जान है, हो जाएगा, चल जाएगा। और ये जो चल जाएगा हो जाएगा में मेरी शराब बढ़ गई, शराबियत मेरी बढ़ने लगी। पहले एसटीडी के काम में मैं बिजी रहता था, कभी भी कहीं भी कोई भी कॉल करने आ जाता था, किसी भी टाइम का। मुझे दुकान से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन वो पेन खरीदेगा आदमी, अभी नहीं खरीदेगा, 4 घंटे बाद खरीदेगा, फर्क पड़ गया, टाइम मेरे को मिलने लगा। और ये जो टाइम मिलने लगा, इसने मेरी शराब बढ़ाई। और मेरे बड़े भाई आए, उन्होंने मुझे एक रो हाउस वहां पे मालेगांव में लेके दिया, स्कूटर लेके दिया। मेरे को जितने भी अच्छे तरीके से मेरे भाई सेटल कर सकते थे, उतने अच्छे तरीके से सेटल किया। लेकिन मैं बिगड़ चुका था, मेरी लाइन आउट हो चुकी थी, और मैं उन सब चीजों का, किसी भी मेरी भाई के दिए हुए प्यार को फायदा नहीं उठा सका, और मैंने उसको बिगाड़ा ही। और यहां तक मैं पूर्ण रूप से एल्कोहलिक बन चुका। ये बात उनके कानों में भी पहुंची, और उन्होंने मुझे वहां से, मेरे भतीजों ने मिलकर और मुझे मुक्तांगन में पहली मेरी भर्ती करवाई। एक 5 हफ्ते का वहां पे वो होता है, मैं किया, वापस गया, और यहाँ से मेरी एल्कोहलिक एनोमिनस की व्यसन मुक्ति केंद्रों की शुरुआत हुई। अभी तक मैं एल्कोहलिक एनोमिनस के द्वार पे नहीं पहुंचा था। और ये मेरे 3-4 व्यसन मुक्ति केंद्र, 2 व्यसन मुक्ति केंद्र मुक्तांगन में होने के बाद उन्होंने मना कर दिया, और फिर मेरे को एक और फाउंडेशन में डाला गया। वहां 3 महीने रहा, और वहां से मैं पूना में रुक गया, आउट बेसिस पे रहने लगा। सेकंड टप्पा मालेगांव का मेरा खत्म हो गया। पहला वो दिल्ली का, जहाँ से मैं भागा, दूसरा मालेगांव जहाँ मैं सेटल हुआ। वो मालेगांव खत्म करके मैं 2011 के करीब, 2009 या 10 के आसपास में पूना में आ गया था। और मैं कॉर्ड बेसिस पे रहने लगा। कॉर्ड बेसिस के पास में ही पूना का इंटर ग्रुप था। सुबह निकलने का, नहाने का, धोने का, इंटर ग्रुप आके बैठने का, ऐसा मेरा वो एक 11 महीने का मेरा सिंड्रोम चलता रहा। मैंने 11 महीने शराब से दूर रहा, प्रीमाइसिस में रहा, एल्कोहलिक एनोमिनस के लोगों के साथ रहा। शराब पीने का विचार कभी आया नहीं, कभी पिया नहीं, कभी सोचा भी नहीं। और ये जब सब अच्छा हो गया, मेरे परिवार के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, 10 महीने के बाद उन्होंने फिर मेरे को एक पूना में
एक 1 रूम किचन, एक नई स्कूटर और पूरा घर वेल फर्निश कर दिया। तब तक मैं मेरे ग्रुप की मीटिंग करता था डेली। मेरे को चेयरमैन बनाया गया, मैं मीटिंग कंडक्ट करने लग पड़ा, अच्छे लोगों के बीच में रहने लग पड़ा, मेरी भाषा में सुधार करने लग पड़ा, सीनियर मेंबर्स के साथ में जीने लग पड़ा, उनके साथ चलने लग पड़ा। और मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर में एक जिसको बोलते हैं थोड़ी सी शिस्तता लाने की, डिसिप्लिन लाने की कोशिश करी, और वो चलता गया, मेरे साथ होता गया। और एक दिन मैं ऐसे ही, मुझे अच्छी तरह याद है, शुक्रवार का दिन था, बड़ा अच्छा, मेरे को आज भी वो दिन याद है। मैं मीटिंग कंडक्ट करके आया था, मेरा घर वहां से 5-6 किलोमीटर था। रास्ते में एक वाइन शॉप पड़ती थी, मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं मैंने शराब पी नहीं है, और अब मैं इस परिस्थिति में हूं कि मैं पी सकता। मैंने वहां से एक क्वार्टर लिया, एक थम्सअप ली, थोड़ा सा स्नैक्स लिया, घर पे आया, बोले 11 साढ़े 11 के बाद पीऊंगा, किसी का फोन नहीं आ जाए। और वो मेरी साइकिल चालू। अगले 4.5 साल मैं इस शराब के नशे में ही डूबा रहा। 24/7 का कस्टमर हो गया था मैं घर का। मेरे को महीने का एक 15 से 20 हजार रुपया महीना मेरे को मुंबई से खर्चा आता था, और उसमें मेरी सब दारू वारू, रहना खाना पीना सब हो जाता था। किराया मेरे को देने का नहीं था, महीने का लाइट बिल और केबल का बिल, यही मेरी एक जिसको बोलते हैं मोटा खर्चा था एक बाई का। और मेरी शराब धुआंधर चालू हो गई। और बड़े लोगों को, लेकिन हमने इसके मेंबर्स ने बड़े मदद करी, बहुत से लोगों ने हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं एक्टिव एडिशन में था, किसी की बात सुन नहीं रहा था, चल रहा था मेरा कार्यक्रम। और इसके बीच में मैंने हर तरीके का प्रयोग करके देख लिया है, कम पी के, ज्यादा पी के, रात को पी के, दिन को पी के। लेकिन वो जो भी प्रयोग था, जो भी एक्सपेरिमेंट था, एक 2-3 महीने पीने का, फिर रुकने का एक 5-7 दिन, फिर कोशिश करने का, नहीं नहीं अभी दिन में नहीं पियेंगे, रात में पियेंगे, नहीं नहीं रात में नहीं पियेंगे, दिन में पियेंगे, ऐसा करके सब एक्सपेरिमेंट मेरे फेल होते गए। और ये जो मेरे परिवार के लोग हैं, ये तंग आ गए थे। बार बार मेरे को उनका फोन जाता था। ये लोग किसी व्यसन मुक्ति केंद्र में बोलते थे, गाड़ी आती थी उठा के ले जाती थी। और मेरे पुतने ने एक काम किया, मेरे भतीजी ने उससे पैसा देना बंद कर दिया। सब जग कटा था, ना पैसे होंगे ना कुछ हो। और इस टाइम तक मेरे को दम की जो बीमारी है वो भी लग चुकी थी, और पैसा देना बंद। अब करूँ तो करूँ कैसे, इजी मनी चाहिए मेरे को। शराब पीने के लिए बॉडी मेरी मांग रही है, डिमांड कर रही है, अनमैनेजमेंट हुई हूं मैं, इमोशंस नहीं है मेरे पास में। और इन सब के बीच में एक सबसे बड़ी बात थी, मेरे को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, परिवार था नहीं मेरा, बीवी बच्चे कोई थे नहीं, भाई मेरे पास रहते नहीं थे, अल्कोहलिज्म मेरा किसी ने देखा नहीं हुआ था। और मैं ये नशे की गर्त में डूबता जा रहा था, और गहरे अंदर तक चला गया था। और इसके बीच में मुझे सबसे पहले इजी मनी देखी, मेरा स्कूटर मैंने बेचा। मेरे पास में एक इजी मनी थी, जो स्कूटर मेरे नाम पे था, उसको मैंने बेचा। घर में नहीं बेच सकता था, क्योंकि घर में मेरे भतीजे का नाम है, हम दोनों के नाम पे है। स्कूटर बेच दिया मैंने, एक सिलेंडर बेच दिया मैंने, और मेरी शराब तो मुझे चालू, रुकने का कोई तरीका नहीं, क्या किया जाए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे में उस कृपा यादी में फिर परमेश्वर ने अपना एक चमत्कार दिखाया। और मेरे दो मित्र हैं, किशोर पी वकील है, और सुहास के, ये पुलिस में, दोनों रिटायर हैं आज की तारीख। दोनों की सोबराइटी 20-22 साल से ऊपर की है। इनका और मेरे बड़े भाई का बड़ा अच्छा रिलेशन था, और मेरे भाई पूना आए थे, उन्होंने इनके साथ बातचीत करी, सब व्यवहार हुआ, कैसे करेंगे, कैसे इसको इसमें से निकाला जाए।
और वो दोनों आदमी, दोनों सज्जन मेरे भाई के साथ में बड़े भाई जैसा मान्य करते थे। और वो बोलते थे आप हमको बोलो क्या करने का, हम हमारे तरीके से करें। बोले करो तुमको जो करने का है, लेकिन इसको इसमें से बाहर निकालो। जब मैंने स्कूटर भी बेचा था तब भी मेरे बड़े भाई ने उनको फोन करके बोला था, देखो अगर वो स्कूटर वापस मिलता है तो ले लो, 2 5 10 हजार ज्यादा देने हो तो भी ले लो, लेकिन वो एक दफा बंदूक से निकली गोली वापस आ नहीं सकती। और एक दिन मेरे बड़े भाई वो सुहास का जी करीब मेरे घर पे आए। सुबह सुबह का टाइम में शराब पी के आया था, एक क्वार्टर पड़ा हुआ था मेरे पास, एक पी के आया था। और मेरे भाई बोले तू मेरी कसम खा, फिर बोल शराब बंद कर दूंगा। मैंने मेरे से नहीं होगी बंद, बाहर रह के मैं शराब बंद नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे व्यसन मुक्ति केंद्र में जाना पड़ेगा, एक ब्रेक चाहिए। इतने में अप्पा आ गए, उनको अप्पा बोलते हैं पुलिस वाले। और वहां से मुझे व्यसन मुक्ति केंद्र में दोबारा डाला, मेरा लास्ट है, ये मेरा आखिरी समय था। इस व्यसन मुक्ति केंद्र के बाद से मेरी रिकवरी शुरू हुई, मेरी मध्य मुक्तता का रास्ता शुरू हुआ था। एल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम क्या है ये मैं यहाँ आके समझा था। इसकी जानकारी मेरे को यहाँ पे आने के बाद मिली। इससे पहले जितने भी कार्यक्रम कर रहा था मैं सब कैजुअल था, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था, मेरे घर वालों को प्लीज कर रहा था। नहीं, मुझे कहीं इससे रिकवरी से, मध्य मुक्तता से, किसी चीज में कोई मतलब नहीं था। मेरे करेक्टर देखो कैसे हैं कैसे नहीं है, मैं कितना गंदा हूँ, अच्छा हूँ, खराब हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था। और जब ये व्यसन मुक्ति केंद्र में मेरे को भेजा गया, मेरे बड़े भाई थे, अप्पा थे, सब लोग थे, बड़ा अच्छा बैग बड़ा उनकी गाड़ी बुलाई गई, पिकअप कराया गया मेरा, और मैं व्यसन मुक्ति केंद्र में गया। और उसके 15 दिन के बाद में मेरा भतीजा आया सर से मिलने के लिए। सर से मिला और सर को कहने लगा, सर इस आदमी को 5 साल व्यसन मुक्ति केंद्र में रखो, को बाहर का सूरज मत देखने दो 5 साल, मैं 5 साल का पैसा देता हूँ। बड़े देवता इंसान है, परमेश्वर उनको बहुत बहुत लंबी उम्र दे। सर ने बोला ठीक है, हम इसको 5 साल रखेंगे, लेकिन एक चांस मेरे कहने पे दिया जाए। ठीक है ना, एक चांस देते तुम्हारे कहने पे, वो भी मान गए। और यहां से सर की और मेरी 1 to 1 टॉकिंग शुरू। सर ने मुझे पर्सनली, सर ने मेरे को एक बात बोली कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तू डिस्चार्ज मांगेगा नहीं, मैं जिस दिन बोलूंगा उस दिन तू डिस्चार्ज लेगा, डिस्चार्ज के विषय में हमारी बातचीत नहीं होगी, तेरे पे कोई बंधन नहीं होगा, तू जब चाहे बाहर जा सकता है डॉक्टर न्यू एलिस रिहैब के अंदर में, लेकिन मेरे किसी भरोसे को तोड़ना मत। ठीक है, ये हमारी सर की बात। और एक 15 दिन के बाद फिर मेरे बड़े भाई आए। मैं यहाँ पे अपने परिवारों की उदारता भी बता रहा हूँ कि वो कितने अच्छे लोग हैं, मैं ही खराब हूँ। उनके जैसा इंसान, उनके जैसा परिवार भगवान सबको मिले। और मैंने भाई कर लगा, मैंने कहा देखो ना यहाँ पे वो पैसे होते नहीं है, मेरे को कुछ खाना होता है, चिकन मटन ये वो ऐसा चलता है। मुझे मैंने उसको ब्लैकमेल किया और उन्होंने सर को बोला कि उसको उसमें 1000 रुपये हफ्ते के दे दिया। व्यसन मुक्ति केंद्र में रह रहा हूँ, शराब छोड़ने के लिए भेजा गया है, मेरा छठौरापन वहां भी चल रहा है। और मेरे बड़े भाई ने मेरे को 1000 रुपये दिलवाने। तो सर बोले नहीं नहीं 1000 ज्यादा है, मैं 15 दिन के 1000 रुपये दूंगा। तो बड़े भाई बोले ठीक है जैसे आपको लगे। मुझे 15 दिन के 1000 रुपये वहां पे खर्चे के लिए मिलने लगे, ऐसे मेरे परिवार के लोग। लेकिन वहां पर जब सर के साथ 1 to 1 बैठी, उन्होंने मेरे को समझाया कि तू है क्या, तेरी औकात क्या है। सीधी सी इसी तरीके से उन्होंने बात करी थी। तू शून्य है, शून्य, जीरो है, डिपेंडेबल है, भिखारी है तू। ये सब थे मेरे सर पे। साले मांगता है उनके आगे, तेरा अपना है क्या, घर उनका लेके दिया हुआ, गाड़ी, हर एक चीज उन्होंने मेरे को वहां पे समझाई। तो दिमाग की जिसको बोलते हैं ना, जो मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता था कि यस आई एम सेल्फ मेड,
ये मेरी धारणा थी, ये मेरी सोच थी, ये मेरे विचार थे। मैंने मेरा साम्राज्य खुद खड़ा किया है। ये मैं दुनिया को दिखाता था, साम्राज्य बिगाड़ा किसने है ये नहीं बताता था। आज मैं किस घर की किन लोगों की डायरी पे खड़ा हुआ हूँ, जो लोग मेरे को नीचे से उस गिरे हुए मेरे साम्राज्य में से उठा के मेरे को यहाँ लाके खड़ा किया है। उनकी वैल्यू नहीं थी, मेरी वैल्यू। इस स्पॉट पे आके मैंने मेरे परिवार की, उनकी वैल्यू को समझना शुरू किया। नहीं, मैं कुछ नहीं, इन लोगों ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। मेरे को जब आखिरी बारी मैं जब व्यसन मुक्ति केंद्र से डिस्चार्ज हुआ था, वो जितना बिल भरा था, मैं अमाउंट बोलना नहीं चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। मेरे भतीजे ने मेरे को बोला था, चाचा जी इतना पैसा अगर आपको दिया होता ना, आप मर जाते, पैसा बच जाता। हमारा उद्देश्य आपको बचाना है, आपको मारना नहीं है। मैं वहां से डिस्चार्ज हुआ, घर पे आया, और 2 दिन मैंने अपने आप को घर में बिल्कुल बंद कर लिया, कैद कर लिया। शराब नहीं पी, शराब को हाथ दिया, सिगरेट मेरी चालू था, शराब को हाथ। एक अच्छे से होटल में जाता था, तो 2 दिन मैंने, इसको बोलते हैं कि बहुत बढ़िया अपनी जिंदगी का मजा किया, बढ़िया खाना खाया, क्या शांतता में रहा। और तीसरे दिन सेंट्रल ग्रुप में गया और अपने ये 2 मित्र, सुहास, किशोर, और यहाँ से मध्य मुक्तता की शुरुआत शुरू। पहले मेरे सर, जिनका नाम लूंगा मैं, परमेश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दे, द्विजन सर। तीसरे मेरे मित्र किशोर, दूसरे तीसरे सुहास। इन 3 लोगों ने मुझे लपेटना शुरू किया और मेरी इस मध्य मुक्तता की यात्रा में चली। अब यहाँ मेरी कमियां मेरे को गिनानी शुरू करी। तू बोलता बहुत है, सामने वाले की सुनता नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता, इम्पेशंस है तू बड़ा, पहले इनको सुधार कर। तो मेरे को किशोर बोले कि अगर तुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करनी है तो पहले बेंच पे बैठने का, दोनों हाथ जेब में रखने के, कान खुले रखने के, पहली बात। दूसरी बात, मेरे स्पॉन्सर सर, ये किशोर स्वास्थ्य, पहली मीटिंग से आखिरी मीटिंग करने की, मीटिंग में उठ के बाहर नहीं जाना है, एक जगह पे स्थिर बैठा रहना है। ये शिस्त, ये आदत मेरे अंदर नहीं थी। मैं मीटिंग बैठता था जब पहले थी, ये व्यसन मुक्ति केंद्र में आने के बाद नहीं, उससे पहले। लेकिन यहां से मैंने पहले बेंच पे बैठ के एक एक दिन डेली मीटिंग करने की शुरुआत करी। मैं पूना में रहता हूं, पूना में हर जगह हर ग्रुप की मीटिंग करने की मैंने कोशिश की, खासकर वहां जहां स्पीकर मीटिंग होती थी। एक दो 2-3 महीने नाइट विजिल करी, पर मेरे को जरा नाइट विजिल में आलस आता था, इसलिए मैंने वो नहीं किया। लेकिन फिर भी कभी अगर पुणे में कोई डे विजिल है, मिनी अलकतौना है, अलकतौना, मैं कोशिश करता था मैं जाऊं, वहां बैठूं, मेरे से कुछ बन सके, कुछ मैं हेल्प कर सकूं। मेरे ग्रुप के अंदर में भी मैं प्रेरणा ग्रुप का बड़ा ऋणी हूँ, उत्तरदायी हूँ बड़ा। प्रेरणा ग्रुप के एक बड़े अच्छे संस्थापक थे, मकरन अन्ना, आज गुजर गए, आज इनका नाम मैं ले सकता हूँ। बड़ी मदद करी है उन्होंने मेरे को। उन्होंने मेरे को हमेशा बोलते थे, सूरी तू दारू मत पी, दारू अगर नहीं पिएगा, बीमार होगा ना, तो दीनानाथ मंगेशकर में तेरा इलाज कराऊंगा। ऐसे ऐसे बड़े मेंबर्स थे जिन्होंने मेरे को इस मध्य मुक्तता के रास्ते में चलने के लिए मेरे को हाथ दिया, मेरे को तैयार किया। और सबसे बड़ा जो मेरे को तैयार किया, वो किया अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग से। अभी विषय आता है लिटरेचर पढ़ने का। मैं चोर हूं, मैंने लिटरेचर पढ़ा नहीं है। आज मैं ये अल्कोहलिक एनोनिमस के प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूं, मैंने लिटरेचर पढ़ा नहीं है, मुझे कोई ज्यादा लिटरेचर की जानकारी नहीं।
लेकिन जो भी मैंने लिया है, जो कुछ भी मुझे मिला है, वो एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग से मिला है। आप जैसे सीनियर मेंबर की देन है ये। और यहां से मैंने जब मैं मीटिंग्स को रेगुलर करने लगा, मैंने मेरे व्यवहारों में बदला। मेरी गाली देने की कोशिश कर, मैं कोशिश करने लगा कि दिन भर में मेरे जो मैं उच्चारण करूं, किसी के साथ बोलूं, मेरे मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मुझे मेरी भाषा के ऊपर में संयम करना है। मेरा बोला हुआ सामने वाले आदमी को अगर बुरा नहीं लगे तो अच्छा नहीं लगे तो बुरा भी नहीं लगना चाहिए। मेरी बोलने का तरीका, वे ऑफ लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला बोले यार अच्छे अच्छे इंसान है, अच्छे से बातचीत। सेकेंडली, मैंने कपड़ों पे ध्यान देना शुरू किया, अच्छे कपड़े पहनने। कपड़े ज्यादा हो इससे कोई विषय नहीं है, कपड़े अच्छे होने चाहिए बस। तीसरा, मैं ये जो उधार पैसा मांगने की आदत है, तू दे 500, तू दे 1000, तू दे 2000, ये मुझे बंद करनी पड़ेगी। सेक्स मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अकेला हूं, इमोशंस नहीं है, भाव नहीं है, परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, कोई नहीं है, नजरगंदी नहीं है। इसको भी मैंने कहा, मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने समझाया था कि अगर तेरे को रिकवरी में रहना है, तेरे को मध्य मुक्तता चाहिए, तो ये जो सेक्स का कॉलम है इसको कट कर दे। ये तेरे लाइफ में आना नहीं चाहिए, अगर ये आएगा तो शराब दोबारा आएगी। और स्पॉन्सर की बात मानी, मैं मानता हूं, आज भी मानता हूं स्पॉन्सर की बात, और मैंने वो कट कर दिया। मुझे एक बार दिल्ली जाना था, मेरी मिसिस के साथ मिलने का मौका मिल रहा था। हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी थी कि मैं मिल सकता हूँ। स्पॉन्सर के पास गया और स्पॉन्सर ने मेरे को बोला नहीं जाने का है वहां पे, अगर तेरे को वहां पे नेगेटिव ट्रीटमेंट मिलेगा तो तू सबसे पहले शराब पिएगा। मैं नहीं गया। मैंने मेरी रिकवरी के आड़े में आने वाला वो कोई काम करना ठीक नहीं समझा जिससे मेरी मध्य मुक्तता भंग हो। दिया क्या अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को? विषय आता है अभी, सब बोलते हैं हम आए अल्कोहलिक एनोनिमस में आर्थिक रूप से, सब सबका सब अपनी अपनी जगह थी। मुझे जो मिला अल्कोहलिक एनोनिमस में, मुझे एक बैठने की आदत मिली, मुझे सुनने की आदत मिली। सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है उन शब्दों को मैं सुनने लगा। कम पैसे में गुजारा करना सिखाया अल्कोहलिक एनोनिमस ने। मैं अभी सब्जेक्ट पे आऊंगा, बहुत बढ़िया है मेरी लाइफ में, बहुत गेम चेंजिंग प्रोग्राम है ये। मैं जब नया नया मुक्त हुआ, 3 4 5 महीने हो गए, सर के पास गया, सर बोले रे का रे कितने पैसे खर्चा करते हो रोज से? मैं कोई हिसाब नहीं है, जितने हो जाते हो जाते। नहीं, बोले ऐसा नहीं है, तुझे एक टारगेट बना के चलना चाहिए, 200 रुपये रोज लेने का, 200 रुपये में पूरा दिन चलाने का और कोशिश करने का उसमें पैसा बचाने का। मैंने उस टाइम भी एटीएम चल रहे थे, मेरे घर के पास में ही मेरे बैंक का एटीएम था। मैं रोज सुबह जाता था, 200 रुपये निकालता था। 200 रुपये में पेट्रोल, चाय, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सब्जी भाजी, ये सब मैं 200 रुपये में चलाता था। 200 रुपये से ऊपर नहीं खर्चा करता था मैं। पैसे हैं मेरे पास, एटीएम में है, लगेंगे तो मैं निकाल लूंगा। लेकिन मेरे कैश में जो इस बार जेब में 200 रुपये होते थे, उसी में से किटी बॉक्स में डालने का, सब उसी में से खर्चे का। और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप करना चाहो तो रास्ता है, और मैं करना चाहता था और होने लगा। 1 1.5 साल में 200 रुपये रोज के ऊपर में, कम पैसों में, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया था तेरी नीड्स पे ध्यान दे। मैं तेरे को गारंटी लिख के लेता हूं, जब तक तू जिंदा रहेगा तेरी नीड्स पूरी होती रहेंगी। जहां तूने वांट्स करी, जहां तूने कुछ उथल पुथल करी, तेरे सब खेल खराब होंगे। और 1 1.5 साल के बाद में वो स्पॉन्सर मेरे को बोलते हैं कि कितने रुपए खर्चा करता है रोज के? 200? पागल हो गया है साले, औकात है तेरी 200 रुपये खर्चा करने की? 500 रुपये 3 दिन चला। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे मेरी नीड्स की वैल्यू दिखाई। मेरे स्पॉन्सर ने, जो तेरे पास है
उसमें आनंद लेना सिखाया। मेरे स्पॉन्सर ने बताया तेरी एक्टिवा BMW है, तेरा 24 इंच का टीवी, मल्टीप्लेक्स का सिनेमा है। ये विचारों का बदल, ये मेरी सोच, ये मेरे बोलने का तरीका, मेरी गंदी आदतों को बाहर निकालना, इन सब का श्रेय अगर जाता है तो केवल और केवल एल्कोहलिक एनोनिमस की संस्था को जाता है, जिसमें बैठ के मैंने एक बात इस एल्कोहलिक एनोनिमस की संस्था में आके, मेरा अपना विचार है, मैं आज बोलूंगा, ये शराब छोड़ने का, बंद करने का कार्यक्रम है। यहाँ तो होती है बंद, ये तो काले पत्थर पे ये तो लिखा हुआ है कि मैं आने के बाद शराब रुकती है। ये तो खुद को बदलने का प्रोग्राम है। और मैंने जब से खुद को बदलने लगा, जब से खुद को धीरे धीरे एक एक करके, एक एक क्षण भर करके, मैं बदला हूं कि नहीं बदला हूं ये परमेश्वर जानता है, मैं अच्छा इंसान हूं कि नहीं हूं ये परमेश्वर जानता है, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूं। किसी से अगर कुछ मैं गलत शब्द भी बोल देता हूँ, अपशब्द भी बोल देता हूँ, तो मैं माफी मांग देता हूँ। मैंने एक बार ये कभी बताया था, रिसेंटली मेरी सिस्टर के साथ में किसी बात पे बहुत बड़ी बहस हो गई थी। मैं ओल्ड एज होम में रहता हूँ, बहुत जबरदस्त झगड़ा हो गया था, यहाँ तक कि वो काम छोड़ के जाने वाली थी, इतना लंबा झगड़ा हो गया था, लेकिन गलती थी मेरी। मैंने स्पॉन्सर से ये बात की शेयर किया, स्पॉन्सर ने मेरे को बोला माफी मांग। मैंने डंडे बांध दे, कौन माफी मांगेगा, मैं यहाँ पे पेड करता हूँ। थोड़ा सा कभी कभी मेरा भी ईगो आता है, पैसे देता हूँ, सारा फोकट में थोड़ी रहता हूँ। 2-3 दिन के बाद फिर एक दिन ऐसी स्पॉन्सर से बात, माफी मांगी नहीं मांगी, फिर एक बारी बात हुई, मांगी नहीं। बोला इसके बाद माफी मांगेगा तो फोन करना, वरना मत करना। मेरी बात ही नहीं सुननी तो क्या फायदा है। और जब तो माफी मांगी उसने। आप जैसे लोग मुझे मेरी गलतियों का ज्ञान दिलवाते हैं, मुझे बताते हैं मैंने ये गलत किया है, इसलिए मैं बोलता हूँ सीनियर मेंबर्स मेरे लिए भगवान है। मैं परमेश्वर हूँ, मेरे परमेश्वर हैं वो, जिन्होंने मेरे को एल्कोहलिक एनोनिमस में झेला है, जिन्होंने मेरे को एल्कोहलिक एनोनिमस में टिके रहने में मदद करी है। मैं गिरू नहीं, इसलिए दोनों हाथों से मेरे को संभाला हुआ है, मुझे कहीं गिरने नहीं दिया। पिछले 11 साल में कभी भी एल्कोहलिक एनोनिमस के किसी भी मेंबर ने मुझे गिरने नहीं दिया। और ये जो यात्रा मेरी चली, मैं जब एक एक दिन के हिसाब से चलने लगा, 2018 में मैं बीमार पड़ा हूं। यहाँ से और मेरे घर वालों का एक चैप्टर मैं खोलना चाहूंगा, तो सबसे बड़ा चैप्टर है शायद। तो मेरे जैसा इंसान जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, पैसा नहीं है, अ, कुछ नहीं। 2018 में मैं बीमार पड़ा था, अस्पताल में एडमिट था। सब लोग आए थे, 5 जनवरी का दिन था, मेरे भाई साहब का जन्मदिन होता है, और वैसे ही मैं जन्मदिन मना रहे थे, तो इनको यहाँ से मार फोन गए, एक मेंबर थे जो मेरे को लेकर गए, आईसीयू में भर्ती किया था मेरे को। और यहाँ से उनके फोन गए, रात को 3-4 बजे आए, इतनी देर में सब एक मेंबरों ने मेरे को घेरा हुआ था। उस दिन, जिस दिन मैं आईसीयू में भर्ती हुआ था, उस दिन से लेके आज दिन तक, 2018 से आज 2026, 8 साल हो गए हैं। किसने कितने पैसे एक मेंबर ने खर्चा किए, मुझसे किसी ने कभी मांगे नहीं। किसी ने मेरे को जताया भी नहीं कि तू आईसीयू के अंदर था, हम तेरे लिए ये दवाई लाए थे, वो दवाई लाए थे। और जब मैं आईसीयू से बाहर निकल के कॉमन जनरल वार्ड में आया, मेरे बड़े भाई मेरे पास आए थे, तो मेरे को एक ही बात बोली थी कि सुरेश, ऊपर से अगर बुलावा आया परमेश्वर का तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, दवा नहीं मिली इसलिए मैं मरने नहीं दूंगा। कि मेरे, और वो बात 8 दिन तक चल रही है आज। ये मेरे परिवार के लोगों की मेरे प्रति, और मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझसे क्या लगाव है उनको। मैंने हमेशा बताया, आज भी बता रहा हूं, मेरा भतीजा मेरे पे 50,000 रुपए महीना खर्चा करता है। क्या चाहता है वो मेरे से, वो मुझे क्या करता है, उधर उसका बाप बीमार पड़ा हुआ है,
हॉस्पिटलाइज है, इधर मैं हॉस्पिटलाइज था और ये वो सब मैनेज कर रहे। बिल्कुल इकोनॉमिक्स की इस जीवन यात्रा में, इस मध्य मुक्तता के रास्ते के ऊपर चलते हुए अच्छे बुरे गलतियां मैंने भी करी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं करी। मेरी भाभी गुजर गई, मेरे जितना बंदे, माँ बाप को मैं नहीं देख सका, उनकी अंतिम क्रिया पे नहीं जा सका। लास्ट ईयर मेरी भाभी 4 मार्च को गुजरी थी और 4 मार्च को मैं हॉस्पिटलाइज था, मैं नहीं जा सका। आज हम दोनों भाई बीमार पड़े हैं, मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरा भाई वसई में पड़ा है। किस्मत की ऐसी वंडना है कि हम दोनों एक दूसरे को देखने नहीं जा सकते। मैंने कल या परसों फोन किया था, बोले यार मेरे को मालूम है तेरी हालत खराब है, मैंने जानबूझ के फोन नहीं किया। परमेश्वर ने मेरे को इतना दिया है एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, ये बात मेरे दिमाग में पक्की तरीके से बैठ गई है। आज भी जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, ये एल्कोहलिक एनोनिमस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, शराब के पहले घूंट से दूर हूँ, इसलिए ये सब चमत्कारों की यादी हो रही है। ये जो उसकी कृपा यादी चल रही है मेरे साथ, इसके पीछे में एक ही एक इंसान है और वो है एल्कोहलिक। इस दुनिया में आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जिनका आप धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, कोई शब्द नहीं है उनके लिए। किशोर वकील के लिए कोई शब्द नहीं है, द्विजन सर के लिए कोई शब्द नहीं है उनका थैंक यू बोलने के लिए। मेरे दोनों भतीजे, मेरे बड़े भाई, कुछ नहीं बोल सकता, क्या बोलूंगा उनको? उनको बता क्या, किस किस चीज का धन्यवाद दूं, कहाँ कहाँ उनको धन्यवाद दूं? कोई शब्दों की नहीं, शब्दों की मर्यादा ही नहीं है उन लोगों के लिए। एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रत्येक मेंबर उस यादी में है, उस लिस्ट में है, जिनके लिए कोई थैंक यू नहीं बनता। क्या निस्वार्थ भाव है, मेरे लिए खड़े हैं मेरे लिए, मेरी जीवन को बदलने वाले, मेरे को एक अच्छा इंसान बनाने वाले आप प्रत्येक सीनियर मेंबर मेरी जिंदगी में उजाला दिखाने वाले, इस डूबते हुए, गिरते हुए, दलदल में फंसे हुए आदमी को बाहर निकाल के एक सुंदर अच्छा जीवन बनाया है। यही मेरी छोटी सी एल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को जितना दिया है, बहुत दिया है मेरे को, और इसकी मुझे इच्छा भी नहीं है। मैं प्रत्येक मेंबर का, एल्कोहलिक एनोनिमस का, मेरे प्रत्येक मित्रों का, सीनियर मेंबर्स का, मैं हमेशा सीनियर मेंबर्स का नाम लेता हूँ। इस ग्रुप में भी आता हूँ कभी कभी, लोगों के शब्द सुन के कान में ऐसा लगता, मेरी कोशिश रहती है रात को मैं स्पेशल, मैं मेरी सुबह थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेट उठ रहा था, लेकिन देखो ना, परमेश्वर ने 6 बजे उठा दिया मेरे को, और 6 बजे उठ के बैठ गया था यहाँ पे। मुझे मीटिंग करनी थी, मुझे मालूम था आज मेरी मीटिंग करनी थी। ये सब परमेश्वर करवाता है मेरे से, मैं कुछ करता नहीं हूँ, वो करवाता है मेरे से, उसकी कृपा है मेरे ऊपर। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मैंने कुछ गलत बोला हो, अपशब्द निकल गया हो, कुछ मेरी भाषा में खराबी हुई हो, अनवांटेड सेंटेंस कोई बोल दिया हो, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।